दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पंचायती राज यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न तकरीबन हर एक एग्जाम में आते हैं, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, यानी कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पंचायती राज का अर्थ होता है ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था। मतलब यह है कि गांवों की शासन व्यवस्था, यानी कि गांवों की जो स्वशासन व्यवस्था, यहाँ पे स्वशासन वर्ड आया, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था को पंचायती राज कहते हैं। अब देखो, ये बात तो हम जानते हैं कि भारत में ग्रामीण इलाकों में पंचायत व्यवस्था तो कई सैकड़ों हजारों साल से चलती हुई आ रही है, लेकिन ये व्यवस्था शुरू से लोकतांत्रिक थी या नहीं थी, ये बात कहनी थोड़ी सी मुश्किल है। तो ऐसे में पंचायत स्वशासन व्यवस्था का संवैधानिकरण किया गया, यानी कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए इस व्यवस्था को विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया। इसका प्रमुख दायित्व ये था कि इससे ग्रामीण विकास हो सके। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या है ये व्यवस्था और इसका संवैधानिकरण कैसे किया गया। देखो, अगर हम बात करें संविधान निर्माण से, मतलब इस विषय को हम संविधान निर्माण से उठाएं, तो जब संविधान बन रहा था तो गांधीवादी लोग जितने भी थे, जो गांधीवादी विचारधारा रखते थे, वो पंचायती राज के पक्ष में थे। यानी कि वो चाहते थे कि पंचायती राज आए और सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण हो जाए। साधारण शब्दों में सत्ता की जो ताकत है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए और हर किसी को लोकतंत्र में शक्ति हासिल हो, ये उनकी सोच थी। लेकिन संविधान सभा में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वो पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था के खिलाफ थे। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का मानना यह था कि भारत में गांवों में जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। अब ऐसे में अगर ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था यानी कि पंचायती राज लागू हो जाता है तो दबे कुचले और पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को अधिकार तो मिलेंगे ही नहीं। तो उन्हें यह डर था, क्योंकि शायद वो उस समय के गांवों की सच्चाई जानते थे। इसी कारण उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि प्रत्येक स्वशासी संस्था में ऐसे प्रावधान है जो दलित वर्गों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व देते हैं, तब तक मैं इस बिल के पहले हिस्से के लिए सहमति नहीं दे सकता। और उनका यह डर शायद गलत भी नहीं था। तो यही कारण था कि शुरुआती रूप में अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 में यह कहा गया कि राज्य अगर चाहे तो अपने नीचे यानी कि अपने नीचे के लेवल पर ऐसी एक व्यवस्था बना सकता है जो ग्रामीण विकास पर ध्यान दे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज DPSP के तहत आई थी, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं था, इस पर कोई बाध्यता नहीं थी। राज्य चाहे तो ऐसी व्यवस्था बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम था ये संवैधानिक नहीं था तब तक। अब संविधान लागू होने के बाद 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने 1957 यानी कि जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया, जिसके जो प्रमुख थे वो थे बलवंत राय मेहता। और उनकी समिति जो है वो बलवंत राय मेहता समिति कहलाती है। इस समिति ने जनवरी 1957 से नवंबर 1957 के बीच में भारत में कई जगह जांच की और सर्वे किए, और नवंबर में आकर के अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी और कुछ सिफारिशें की। उनकी जो सिफारिशें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनको ध्यान से सुनना। उनकी पहली सिफारिश ये थी कि राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद। ये पहली बार था जब 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की बात किसी ने की थी, और आगे चल के 73वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था अपनाई भी गई। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। इस रिपोर्ट को 1958 में एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और इसके तहत 2 अक्टूबर 1959, इस डेट को याद रख लो, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। भारत में सबसे पहले कहां अपनाई गई पंचायती राज व्यवस्था? राजस्थान के नागौर जिले में। इस बात को आपको याद रखना है। इसी को देखते हुए उसी साल 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी ये व्यवस्था अपनाई, और ऐसे ऐसे करते हुए आगे चल के कई राज्यों ने ये व्यवस्था अपना ली। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये व्यवस्था DPSP के तहत थी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों के तहत थी। तो इस पे कोई बाध्यता नहीं थी, कोई राज्य रखे कोई ना रखे, कोई ध्यान दे कोई न ध्यान ना दे, तो संवैधानिकरण नहीं हुआ था। तो ये चीज इसके बाद 20 साल के लिए टल गई, यानी कि तकरीबन 18-20 साल तक इस पर कोई खास बात नहीं हुई और गांवों को शायद इस व्यवस्था का उतना फायदा मिला नहीं। इसके बाद दिसंबर 1977 में एक और समिति बनी जिसको हम कहते हैं अशोक मेहता समिति। इस समिति ने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो उन्होंने अगस्त
1978 में सबमिट की। और इस समिति ने एक सिफारिश की थी, हालांकि रखी तो बहुत सारी थी, लेकिन इसकी मेन सिफारिश जो थी वो ये थी कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसकी जगह द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंदर जिला स्तर में काम होना चाहिए और मंडल पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पे काम होना चाहिए। इसके बाद आती है एक और समिति जिसको हम कहते हैं GV राव समिति, जो कि 1985 में अपनी रिपोर्ट देती है। यहां पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि विकास प्रक्रिया सिर्फ दफ्तरशाही बन के रह गई है और जो पंचायती स्तर है वो अलग थलग पड़ गया है। यानी कि जो विकास होता है वो सिर्फ दफ्तर के स्तर पर नजर आता है, बाकी ग्राउंड लेवल पे किसी तरीके का विकास नहीं है। इस वजह से DPSP के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई हैं वो कमजोर पड़ गई हैं और परिणाम स्वरूप इन्हें बिना जड़ की घास कहा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यूज की, बिना जड़ की घास। कहने के लिए संस्थाएं बनी हुई है लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। तो ये जो राव समिति थी इसने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की थी। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट समिति, इसको ध्यान से सुनना, ये 1986 की समिति थी। इसको हम कहते हैं LM सिंघवी समिति। ये सिंघवी समिति के नाम से आपसे पूछी जाएगी। इसकी डेट आपको याद रखनी है 1986, और ये कौन सी सरकार के तहत आई थी? राजीव गांधी सरकार के तहत आई थी। इसकी जो पहली सिफारिश थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसकी सिफारिश ये थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की जाए, यानी कि इनको DPSP से निकाल के इनको बाकायदा संवैधानिक बनाओ, जिससे ये व्यवस्थाएं मैंडेटरी हो जाए हर राज्य के लिए। और दूसरी जो सिफारिश थी वो थी न्याय पंचायतों की स्थापना, यानी कि आप जानते हैं कि 3 स्तर पे हमारी जुडिशरी चलती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन इसके अंदर कुछ एक न्याय पंचायत भी होनी चाहिए जो छोटे मामलों को निपटा सके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सिफारिशें थी जो सिंघवी समिति की तरफ से आई थी राजीव गांधी सरकार में। अब देखो, संवैधानिकरण करने की प्रक्रिया का प्रयास यहीं से शुरू होता है। 1989 में पहली बार लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया था, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया था। उस वक्त के विपक्ष ने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था। फिर उनकी सरकार चली गई, मतलब इसके बाद आई VP सिंह की सरकार, तो वहां पे भी कोशिशें हुई लेकिन लागू नहीं हो पाया। लेकिन नरसिम्हा राव जी की सरकार में ये चीज हो गई। नरसिम्हा राव जी की सरकार में सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधक विधेयक प्रस्तुत हुआ और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में यह पारित हो गया। और 24 अप्रैल 1993, इस डेट को याद रख लेना, 24 अप्रैल 1993 में यह प्रभाव में आ गया। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस भी मनाते हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक करने के लिए एक बहुत लंबा वक्त लगा। शुरुआत में आर्टिकल 40 में इसको डाला गया DPSP के तहत, लेकिन ये जरूरी नहीं था। लेकिन 1992 में आकर के फाइनली ये जो है संवैधानिक हो गया और 93 के अंदर प्रभाव में भी आ गया। अब ये जो आया, मतलब 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके कई सारे प्रावधान आए, मतलब इससे क्या क्या फायदे हुए ये चीज देखनी है और यहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हुई कि इसको संवैधानिक का दर्जा मिल गया। ये बात तो हम जानते हैं कि अब से हर एक राज्य को ये व्यवस्था अपने यहां अपनानी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इस चीज को कहां पे रखा गया, मतलब संविधान में ये चीज कहां है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाग 9 अनुसूची 11 आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। फिर से, संविधान का भाग 9 अनुसूची 11 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 में A से लेके O तक। अब इस 11वीं अनुसूची के तहत 29 ऐसे कार्य थे जो इसके अंडर आए थे, यानी कि पंचायती राज के अंदर आए थे, जो उन्हें करने थे। कौन कौन से कार्य थे वो? पहला कार्य था कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। दूसरा, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन में भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास। चौथा, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन। पांचवा, मत्स्य उद्योग। छठा, वन जीवन तथा कृषि खेती वनों में। सातवां, लघु वन उत्पत्ति। आठवां, लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। नौवां, खादी व ग्राम व कुटीर उद्योग। 10वां, ग्रामीण विकास। 11वां, पीने वाला पानी यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था। 12वां, ईंधन व पशु चारा। 13वां, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन। 14वां, ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है। 15वां, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16वां, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय। 18वां, यांत्रिक परीक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। 19वां, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। 20वां, पुस्तकालय। 21वां, सांस्कृतिक कार्य। 22वां, बाजार व मेले। 23वां, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल है। और 24वां,
पारिवारिक समृद्धि, 25वां महिला एवं बाल विकास, 26वां सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग एवं मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है, 27वां कमजोर वर्ग को समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का वर्ग शामिल है, और 28वां क्या है, लोक विभाजन पद्धति, और 29वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। तो मतलब ये 29 कार्य थे जो इस 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज के जिम्मे आए थे। अब आपको पता है कि कोई सरकार राज्य स्तर पे बनती है या फिर केंद्र स्तर पे बनती है तो वो ऐसे मामले संभालती है, और ये जो मामले हैं, जो कार्य मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे गांव के स्तर पे हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें फेस करते हैं वहां के लोग, तो ये सारी चीजें पंचायती राज को हल करनी थी। तीसरे प्रावधान में त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई। 3 स्तरीय कौन सी? ग्राम है, जिला है और ब्लॉक है। मतलब वैसे ग्राम, ब्लॉक और जिला कहना चाहिए मुझे, तो त्रिस्तरीय प्रणाली ये थी। इसके बाद चौथा प्रावधान जो था वो सीटों के आरक्षण को लेके था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महिलाओं को कितना आरक्षण, कितनी सीटें दी गई थी? 1/3 यानी कि 33% सीटें कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, और राज्य अगर चाहे तो इन सीटों को आराम से बढ़ा भी सकता है। इस बात को याद रखना है, मतलब कम से कम 33% तो होनी चाहिए, बाकी राज्य की मर्जी है। इसके अलावा जो SC ST है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए भी जनसंख्या अनुपात में सीटें होना बहुत जरूरी थी, उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई थी। इसके बाद आया कि चुनाव कैसा होगा, मतलब चुनाव करवाएगा कौन। अब आपको पता है कि देश के स्तर पे कौन चुनाव कराता है? चुनाव आयोग कराता है, लेकिन ये जो चुनाव आयोग होता है ये देश के स्तर पे नहीं होता है। मतलब पंचायती राज में अगर चुनाव होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग ही उसका चुनाव करवा के देगा। ठीक है, इसके अलावा कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और अगर मान लो कि किसी वजह से कोई हट जाता है, मतलब मान लो कि किसी को आपने बैठाया है पंचायती राज में और वो हट जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होंगे। इसके बाद आती है चुनाव के लिए निम्नतम आयु, वो कितनी है? 21 वर्ष है। याद रखना, पंचायती राज में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु निम्नतम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद वित्त आयोग का गठन जो कि राज्यपाल करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी राज्य के अंदर अगर कोई पंचायती राज बना है, उसमें ग्राम स्तर की सरकार है, ब्लॉक की है, जिला की है, तो उन्हें पैसे तो चाहिए ना, तो वो पैसा कौन देगा? वित्त आयोग देगा। और उसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल राज्य के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति होता है, करेक्ट? तो इसका मतलब राज्यपाल बनाएगा वित्त आयोग और वो पैसे देगा। तो ये वो सारे प्रावधान थे जो संवैधानिकरण के बाद पंचायती राज के लिए किए गए। यहाँ पे मैंने आपको उनके कार्य बताए, उनका आरक्षण बताया, सारी चीजें बताई। उससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से समितियों की वजह से संवैधानिकरण आया। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है पंचायती राज का। तो देखो, पंचायती राज की संरचना जो है वो त्रिस्तरीय है, हम लोग जानते हैं। एक तरफ है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है आपका ब्लॉक यानी कि पंचायत समिति, और इसके बाद आता है जिला परिषद जो कि जिला के लेवल पे बनेगा। ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, जो आपका पंचायत समिति है उसमें प्रमुख होता है, और जिला परिषद में अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। जो मुखिया होता है उसका काम होता है कि गांव स्तर पर जो विकास योजनाएं हैं उनको लागू करना और सरकार तक लोगों की बात को पहुंचाना। ये काम ग्राम पंचायत का मुखिया करता है। किसके साथ मिलकर करता है? सरपंच के साथ मिलकर करता है। अच्छा, ये जो मुखिया है ये चुना कैसे जाता है? ये प्रत्यक्ष वोटिंग के जरिए चुना जाता है, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं गांव का मुखिया स्वयं चुनते हैं और सरपंच उनके साथ काम करता है। अब सरपंच का काम क्या होता है? सरपंच को फौजदारी और दीवानी दी जाती है। फौजदारी क्या होती है कि जैसे गांव के अंदर कुछ गलत हुआ है तो सजा दिलवानी है अगर अपराधी को, तो ये काम सरपंच कराता है। और साथ में दीवानी वो होती है जहां पर सिर्फ जुर्माना लगता है सजा के लिए, तो उसको हम दीवानी कहते हैं। तो ये दोनों काम सरपंच करता है अपने अपने पंचों की मदद से। पंच कौन होते हैं? वार्ड मेंबर्स होते हैं। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो वहां वार्ड मेंबर्स को लेके आती हैं प्रधान जी, तो वो जो वार्ड मेंबर्स हैं वो एक्चुअली कौन है? पंच है। उनके साथ मिलकर सरपंच काम करता है। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि जितने भी आपके मुखिया होते हैं वो सारे मिलके इसको चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। आपको याद होगा जब मैंने आपको राष्ट्रपति का चुनाव बताया था तो वहां पर भी प्रतिनिधि चुनते हैं राष्ट्रपति, तो यहां पे भी जो प्रमुख है वो जनप्रतिनिधि ही चुनते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं को परखना, मतलब वार्षिक योजनाओं में उन्होंने क्या क्या किया है वो सारी चीजें परखना और फिर वापस जाके जिला परिषद के सामने ये चीज पेश करना। और इसके बाद आता है आखिरी चरण यानी कि जिला
जिला परिषद। जिला परिषद में बैठता है अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। उसका काम होता है ओवरऑल काम जो हुआ है गांवों के स्तर पे उसकी जांच करना और उसमें समन्वय बैठाना, इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाना। ये काम कौन करता है? अध्यक्ष करता है, या यूँ कह लो जिला परिषद करता है। तो इस तरीके से आपके पंचायती राज की संरचना पूरी होती है। दोस्तों मैंने पंचायती राज में जितने पॉइंट्स हो सके हैं उतने पॉइंट्स बताए हैं। नॉर्मली तो मैं नहीं समझता कि इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा है जो छूटेगा। आपको करना ये है कि समितियों की सारी तारीखें यानी कि डेट्स आपको याद रखनी है और इसके अलावा सिफारिशें आपको याद रखनी है, और जितने भी प्रावधानों के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि आरक्षण के बारे में, चुनाव का निर्वाचन कौन करवाता है, या फिर कार्यकाल कितना होता है, आयु कितनी होती है, कौन सी व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पंचायती राज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।